नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को तो ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या जितना भी मैं थ्योरी में पढ़ाती हूँ वो पूरा का पूरा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसे पूरा देखिए और फिर उसके बाद आप अपना रिव्यू जो कमेंट बॉक्स है वहाँ ज़रूर बताया करिए। तो आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड है कुछ प्रश्न जो कि रिलेटेड है प्राचीन भारत के इतिहास से। हम प्रश्नों में भी क्रमवार रूप से चल रहे हैं, तो आपने इससे पहले जो भी वीडियोस मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो प्रश्न उत्तर के लिए आप उन्हें ज़रूर देखें। आज हम यहाँ कवर करेंगे वर्धन वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला प्रश्न कहता है कि पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी? तो ये जो पुष्यभूति वंश है, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी पुष्यभूति वर्धन के द्वारा। पुष्यभूति वर्धन वो व्यक्ति थे जिन्होंने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी, इन्हीं को ये श्रेय जाता है। और इनकी राजधानी, अगर राजधानी की बात की जाए तो थानेश्वर इनकी राजधानी थी। थानेश्वर इनकी राजधानी थी, थानेश्वर। तो ये वर्धन वंश की राजधानी थी। राजधानी बाद में परिवर्तित होती है और कन्नौज ये अपनी राजधानी को स्थानांतरित करते हैं। उसके भी पीछे कुछ कारण थे जो कि मैंने विस्तार पूर्वक बताए हैं, तो आप वो हर्षवर्धन से संबंधित जो वीडियो है उसे ज़रूर देखें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा या हर्षवर्धन राजा कब बना? तो ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि हर्षवर्धन को बहुत ही कम आयु में, मात्र 16 वर्ष की आयु में ही राजा बनना पड़ा और जो भी सत्ता का कार्य था वो संभालना पड़ा, क्योंकि जो इनका बड़ा भाई था जिनका नाम था राज्यवर्धन, अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु क्या, हत्या की जाती है, कुछ विरोधियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद हर्षवर्धन को 606 ईस्वी में सत्ता को संभालना पड़ा। तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बना था, मात्र 16 वर्ष की आयु में अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या हो जाने के बाद। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है कि चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में आया था? चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में आया था? तो हा से हर्षवर्धन और हा से ही हेनसांग। ये बहुत ही आसान है याद करना। अगर आप थोड़ा सा भी इसको सेंस से याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा कि हा से हेनसांग और हा से ही हर्षवर्धन दोनों ही संबंधित हैं। और हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। जब ये हेनसांग भारत आया उसके बाद इसने कई सारे स्थानों की यात्रा की थी, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी स्थान थे उनकी यात्रा करने के लिए आया था और उसके साथ साथ बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। और नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो हर्षवर्धन के साम्राज्य में आता था और शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो वहीं शिक्षा लेने के लिए हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? अंतिम बौद्ध राजा, तो बौद्ध राजा से तात्पर्य यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि हर्षवर्धन का अगर प्रारंभिक धर्म देखें तो वो हिंदू धर्म, जो शिव का उपासक था और इसके साथ साथ में विष्णु का भी उपासक था, इस तरह की हमें साक्ष्य मिले हैं। परंतु बाद में हेनसांग के जब विचारों से वो प्रभावित हुआ, उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान था वो था हर्षवर्धन, संस्कृत का बहुत ही विद्वान शासक। और संस्कृत में इन्होंने, कहा जाता है कि 3 इनकी रचनाएं जिनको इन्होंने संस्कृत में लिखा था, ये 3 नाटक इन्होंने संस्कृत में लिखे थे, जिनका नाम था प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये 3 नाटकों की रचना कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने की। परंतु कुछ इतिहासकार इस पर संदेह भी व्यक्त करते हैं कि इसकी रचना धावक नामक कवि ने की थी। ये जो तीनों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना कहते हैं कि धावक ने की थी, परंतु उस धावक को हर्ष ने बढ़िया उपहार दिए, पुरस्कार दिए, जिसके बाद प्रभावित होकर
उसने जो धावक था उसने वो पुरस्कार लेने के बाद उन कृतियों पर जो नाम था वो हर्षवर्धन का डाल दिया। अब इन तथ्यों में कितनी सत्यता है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो भी तथ्य हैं मैं उन्हें आप तक बिल्कुल पहुंचाती हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। तो इसका जो सही उत्तर है संस्कृत का महान विद्वान हर्षवर्धन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5 कहता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो वो कौन सा स्रोत है जहाँ से हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में संघर्ष या आक्रमण या युद्ध हुआ था। तो ये जो अभिलेख है ये है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख बिल्कुल सही उत्तर है। ऐहोल अभिलेख की जो रचना है वो रवि कीर्ति ने की है। रवि कीर्ति ने इसकी रचना की है। और रवि कीर्ति किससे संबंधित है? रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे और ये एक जैन रचनाकार था, जैन धर्म का समर्थक था, जैन रचनाकार था। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित ये ऐहोल अभिलेख है जहाँ पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष के विषय में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6 कहता है कि सकलोत्तरापथनाथ किसे कहा जाता है? सकलोत्तरापथनाथ। तो अगर आप पुलकेशिन द्वितीय का जो वीडियो मैंने पढ़ाया है अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय में आप वो वीडियो ज़रूर पढ़िएगा जहां मैंने बताया है कि सकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है। तो ये कहा गया है हर्षवर्धन को, जबकि पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिणापथनाथ कहा गया है, क्योंकि दक्षिणापथ जो भी बोला जाता था उस पर किसका अधिकार था? उस पर पुलकेशिन द्वितीय का अधिकार था। उसी प्रकार उत्तर का जितना भी भाग था, नर्मदा नदी के ऊपर का जो भी क्षेत्र, विंध्य पर्वत से लेकर के हिमालय पर्वत तक का क्षेत्र, सभी कहा जाता था कि हर्षवर्धन के साम्राज्य में आता था और उसे सकलोत्तरापथनाथ कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल में वो कौन सा शासक था जो हर्षवर्धन के समकालीन था। तो इनका नाम था शशांक। ये गौड़ वंश का शासक था। शशांक के साथ में इसका बहुत ही ज़्यादा विद्रोह हुआ। ये शशांक ही था जो हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का कारण बना। और इसी शशांक और देवदत्त ने मिलकर के हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या करी। और जिसके बाद राज्यवर्धन ने ये डिसाइड किया कि अब मैं बदला लूँगा। न सिर्फ इतना, हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, इनके जो पति थे गृहवर्मन, इनकी भी हत्या शशांक के द्वारा की गई थी। तो ये सभी कारण बने कि जिसकी वजह से हर्ष ने इस शशांक से बदला लेने का ठाना और इस शशांक को मारा। किसने? हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन ने फिर अंत में शशांक की हत्या कर दी थी। और ये शशांक अपने एक और बुरे काम के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि जो बोधि वृक्ष महात्मा बुद्ध जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको कटवाने का भी जो काम किया था वो इसी शशांक ने किया था, जो कि बंगाल में गौड़ वंश का शासक बताया जाता है। तो इस शशांक के बारे में इतनी बातें आपको क्लियर कर दी मैंने। आशा है कि जो भी प्रश्न मैं बता रही हूँ आप तक पहुँच रहे हैं और अपने समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8, गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश के बाद, क्योंकि गुप्त वंश के साम्राज्य में बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र शामिल था। उसके बाद क्या हुआ कि शासक गुप्त वंश के कमज़ोर हो गए और उनके जो क्षेत्र थे उन पर अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट गया और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शासकों ने शासन करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद कह रहे हैं कि वो कौन सा राजा हुआ जिसने एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया, एक फिर से एक पुनर्गठन किया, जोड़ा, उन जो क्षेत्र थे उन पर विजय प्राप्त करी और उनको एक में मिलाकर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। तो इसका श्रेय जाता है हर्षवर्धन को, क्योंकि हर्षवर्धन को सकलोत्तरापथनाथ कहा जाता था। उत्तर का पूरा क्षेत्र किसके आधिपत्य में था? हर्षवर्धन के आधिपत्य में था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 9 कहता है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो वो कौन सा शहर था उत्तर भारत में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था?
अगर मैं बात करूं गुप्त काल तक की, तो गुप्त काल में पाटलिपुत्र शक्ति का केंद्र था क्योंकि वो उनकी राजधानी था। परंतु जब उनके शासनकाल समाप्त हुआ उसके बाद कन्नौज एक नई शक्ति बनकर उभरा। गुप्तोत्तर काल में कन्नौज शक्ति का केंद्र बना और उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हर्ष के शासनकाल में भी, क्योंकि हर्ष भी थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित करेगा और यहाँ से शासन करना प्रारंभ करेगा। बाद में आप त्रिपक्षीय संघर्ष भी देखेंगे जिसमें यही कन्नौज शक्ति का केंद्र था और जिसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो ये शक्ति का केंद्र था और जिस पर आधिपत्य करने के लिए आसपास के राजा झगड़ा करते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो वो कौन सा स्थान था जहाँ पर हर्षवर्धन हर 5 साल में धार्मिक सभा का आयोजन करता था? तो ये जगह थी प्रयागराज में। प्रयागराज में धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था जहाँ पर हर्षवर्धन 5 वर्षों में उसने जितना भी जो कुछ भी धन कमाया होता था या जो भी कुछ उसकी संपत्ति होती थी वो सब कुछ दान कर देता था। एकदम दानी प्रकृति का व्यक्ति था। और प्रयागराज में यहीं पर एक बार परिस्थिति तो यहाँ तक आई थी, इतिहासकार कहते हैं कि हर्षवर्धन ने अपना सब कुछ दान कर दिया, उसके शरीर पर कपड़े तक नहीं रह गए थे, उसने अपने कपड़े तक दान कर दिए और फिर उसके बाद उसने अपनी बहन से एक कपड़ा मतलब मांग कर अपने शरीर पर डाला और उसके बाद वो अपने साम्राज्य में वापस गया। तो ऐसी परिस्थिति, इतना दानी राजा की मांगने पर उसने सब कुछ दान कर दिया। खैर, ये तो कहा जाता है। तो धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो प्रयागराज में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? जो भी क्षेत्र जैसे पाटलिपुत्र वर्तमान में बिहार में स्थित है, उसी प्रकार आपसे पूछा जा रहा है कि थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो ये थानेश्वर हरियाणा का क्षेत्र है। हरियाणा में ये वर्तमान में स्थित है। थानेश्वर के नाम से या थानेसर, ये इनका नाम आप जानते होंगे। तो ये हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 12, वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? अब कन्नौज तो आपको पता ही होगा कि कन्नौज वर्तमान में कौन से प्रदेश में आता है। तो कन्नौज वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसको कान्यकुब्ज नाम से भी प्राचीन काल में जाना जाता था। कान्यकुब्ज नाम से भी कन्नौज फेमस था। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है, इत्र नगरी। तो ये तो खैर कन्नौज में इत्र का कारोबार होता है, बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, तो इसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? कह रहे हैं कि जब हेनसांग भारत आया था उस समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो सबसे प्रसिद्ध नगर उस समय था मथुरा। मथुरा उस समय का सबसे प्रसिद्ध नगर था सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए। यहाँ से वस्त्रों का बहुत ही ज़्यादा उत्पादन किया जाता था, दूर दूर देशों में भेजे जाते थे, आसपास के क्षेत्रों में भेजे जाते थे। तो सूती वस्त्रों का केंद्र, उत्पादन का केंद्र मथुरा था। हेनसांग के हर्षवर्धन के शासनकाल में भी आप कह सकते हैं, या हेनसांग जब भारत आया था उस समय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 14, किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके लिए, पर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो किस चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था? कौन था वो व्यक्ति था? तो वो था हेनसांग। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। इसकी रचना की बात करें तो सी यू की इनकी रचना का नाम है, जो कि पुस्तक इन्होंने लिखी थी। इसमें इन्होंने जो भी यात्रा की उसके बारे में इन्होंने लिखा, भारत के विषय में वर्णन किया, भारत के जो राजा, महत्वपूर्ण राजा हुए उनके बारे में, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के बारे में। तो इन सभी के समय काल के साथ साथ उनकी प्रकृति कैसी थी, वहाँ की उस समय संपत्ति कैसी थी, क्षेत्र कैसे थे, प्रजा कैसी थी, इन सब का वर्णन हेनसांग ने अपनी रचना सी यू की में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 15, कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया था? कुंभ मेले का शुभारंभ, तो ये जो कुंभ मेला आप देखते हैं ना, हर साल आप देखते हैं कि लगता रहता है, तो इस कुंभ मेले का आयोजन हर्षवर्धन ने ही किया था। ये इसी ने शुभारंभ किया था। उसके बाद से हम कुंभ मेले को देखते हैं और ये कुल 4 स्थान है जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इनको ये श्रेय दिया गया है, बाकी सत्यता कितनी है हम तो सुनते हैं कि
काफ़ी लंबे समय से चलता चला आ रहा है ये कुंभ मेला। तो हर्षवर्धन के शासनकाल से ये प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है। 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे। प्रयाग की बात करें तो 3 नदियों के संगम पर, गंगा, यमुना और विलुप्त हो चुकी सरस्वती। तो इन 3 नदियों के संगम में प्रयागराज में, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर और वहीं नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दी थी। 100 गांवों की जो आय हुआ करती थी कि वहाँ से जो भी कर लेंगे या जो भी कुछ हमें वहाँ से आय प्राप्त होगी वो आय हम किसे देंगे, नालंदा विश्वविद्यालय को दान में देंगे। ऐसा जो करने वाला व्यक्ति था वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 100 गांवों की आय जो थी वो नालंदा विश्वविद्यालय को दान में दी थी, विकास कार्य के लिए, शिक्षा पर खर्च करने के लिए, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ था। कहते हैं 10,000 भिक्षु यहाँ रहा करते थे, बौद्ध भिक्षु, और बौद्ध धर्म की शिक्षा को ग्रहण करते थे। इसके साथ साथ में विदेशों से छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। तो ऐसी जानकारी हमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था। पुष्यभूति काल में राज्य की आय की, राज्य को आय कहाँ से प्राप्त होती थी, तो भूमि कर। भूमि कर वो कर था जिससे राज्य को आय प्राप्त होती थी। जो भी लोगों के पास भूमि होती थी उनसे कर लिया जाता था और उस कर से राज्य को आय प्राप्त होती थी और राजस्व का हिस्सा बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 18 कहता है कि पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था। तो भूमि कर की लगभग दर वही रहती है, जैसे कि गुप्त काल की बात करें तो 1/4 से 1/6 तक लिया जाता था, पर यहाँ पर जो लिया जाता था वो उपज का 1/6 भाग। उपज का जितनी भी उपज होती थी जैसे उसे 6 भागों में इस तरह से बांट दिया जाता था, उसमें से 1 भाग जो होता था उसमें से 1 भाग राजा को दे दिया जाता था भूमि कर के तौर पर राज्य की आय के लिए, और बाकी का जो भाग होता था वो किसान का होता था। तो 1/6 भाग भूमि कर उस समय लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 19, हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वो कौन सा व्यक्ति था जो हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति था। तो वो थे शीलभद्र। शीलभद्र उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 20, कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है, या कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में बताया गया है। तो कश्मीर के इतिहास की अगर हम बात करें, कई सारे वंशों ने वहाँ पर भी शासन किया, उसको भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये राजतरंगिणी में वर्णित है जिसकी रचना कल्हड़ ने की थी। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की थी और इसमें क्या वर्णित है, इसमें वर्णित है कश्मीर का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 21, सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया था। कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन किया गया था जिसमें बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं ने, बहुत सारे आसपास के क्षेत्रों के राजाओं ने भाग लिया था। तो पूछा जा रहा है कि ये जो बौद्ध धर्म सभा हुई थी इसका आयोजन कब किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था 643 ईस्वी में। 643 ईस्वी में इस बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 22 कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ। कन्नौज के क्षेत्र पर मैंने पहले ही बताया कि आसपास के क्षेत्र के जो राजा थे वो आधिपत्य करने के लिए उत्सुक रहते थे। तो जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई उसके बाद यशोवर्मन नाम के शासक ने इस कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 23, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न के बारे में। तो ये प्रश्न कहता है कि हर्ष के दरबार में हेनसांग को राजदूत के रूप में किसने भेजा था। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जब हेनसांग भारत आया था तो जब हेनसांग आया तो हेनसांग जहाँ से आया वहाँ पर ताई सुंग का शासन चल रहा था। चीनी यात्री था तो यहाँ पर ताई सुंग का शासन चल रहा था और ताई सुंग ने
यहाँ के लोगों को विदेश यात्रा करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। कहा था कि कोई भी व्यक्ति अब विदेश यात्रा नहीं कर सकता। परंतु हेनसांग भारत आना चाहता था और ये छुपकर, कह सकते हैं कि राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए वहाँ से हेनसांग भारत आ गया, चीन से भारत आ गया। और चीन से भारत आने के बाद जब ये भारत से वापस गया अपनी सीयू की पुस्तक के साथ में, तब सीयू की पुस्तक के साथ में उसका स्वागत किया गया। और ताई सुंग नाम के जो ये व्यक्ति थे जिन्होंने ये प्रतिबंध लगा रखा था, ऐसा कहा जाता था कि चीनी अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिबंध का उल्लंघन करके कहीं भी विदेश यात्रा के लिए गया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। परंतु हेनसांग के साथ ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि वो अपने साथ क्या लेके आया था, ज्ञान का स्रोत लेके आया था, भंडार लेकर के आया था, बौद्ध धर्म की इतनी सारी शिक्षाएं सीख करके आया था और पूरा भारत विवरण लेकर के आया था। तो इसीलिए इनका स्वागत किया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कोई भी नहीं, क्योंकि ताई सुंग का शासनकाल तो चल रहा था, परंतु हेनसांग छुपकर अपनी मर्जी से आया था, किसी के द्वारा इसे भेजा नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशेय शब्द का प्रयोग कह रहे हैं किसके लिए किया गया है, क्या कपास के लिए या ऊन के लिए या रेशम के लिए। तो अगर हम बात करें हर्षवर्धन के काल में कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया रेशम के लिए। जो रेशम उस समय प्रचलित था उसके लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि प्राचीन इतना शिक्षा का केंद्र था, इतना बड़ा विश्वविद्यालय था, उसको विध्वंस कर दिया गया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। जो भी वहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति के इतने विशाल स्रोत थे वो सारे नष्ट कर दिए गए। और ये नष्ट करने के पीछे जो कारण था वो थे मुस्लिम। बख्तियार खिलजी नाम का एक व्यक्ति था जिसने बुरी तरह से बिहार को लूटा और उसके साथ साथ में इसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जब इसका जो पुस्तकालय था, जहाँ पर पुस्तकों का भंडार था, भारतीय संस्कृति की इतनी महान पुस्तकें, वो सारी की सारी इसने जला दी थी। और कहते हैं कि इतना बड़ा भंडार था पुस्तकालय में पुस्तकों का कि वो जो पुस्तकालय था वो 6 महीने तक लगातार जलता रहा था। तो सोचने वाली बात है कि हमारी भारतीय संस्कृति का इतना बड़ा ज्ञान का स्रोत वो पूरा का पूरा इस मुस्लिम आक्रमणकारी ने जलाकर राख कर दिया। खैर, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण ये मुस्लिम थे, उसमें भी बख्तियार खिलजी को इसका विनाशकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 26, नालंदा कहाँ पर स्थित है। पूछ रहे हैं कि नालंदा कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा वर्तमान में बिहार में स्थित है। नालंदा बिहार में स्थित है और ये विश्वविद्यालय आज भी एक नए रूप में हमारे सामने बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बाद में शिक्षा का केंद्र बना, वो उसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ये पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके साथ साथ में पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल नामक व्यक्ति ने। गोपाल इस वंश का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तोत्तर युग में व्यापारिक केंद्र था। जो गुप्तोत्तर युग मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल के समय की अगर हम बात करें तो उसके गुप्तोत्तर युग के बाद बहुत सारे छोटे छोटे राजा हुए ना, तो कह रहे हैं कि उनके समय काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो व्यापार का प्रमुख केंद्र था कन्नौज। शक्ति का केंद्र, व्यापार का केंद्र, सत्ता का केंद्र, हर व्यक्ति सबके मन की चाह थी कन्नौज और सभी इस पर शासन करना चाहते थे। तो कन्नौज ही वो व्यापारिक केंद्र था जो कि उस समय गुप्तोत्तर काल में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 29, हर्षचरित नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था। हर्षचरित नामक पुस्तक का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। तो हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की गई थी बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट ने ये हर्षचरित की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ये आज के सेशन का हमारा क्वेश्चन है जिसका जो कहता है कि नर्मदा नदी पर हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका। नर्मदा नदी पर हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका। तो मैंने बताया कि विंध्य के ऊपर का क्षेत्र उत्तरापथ और नर्मदा के नीचे का क्षेत्र दक्षिणापथ।
तो हर्षवर्धन ने जब दक्षिणापथ में प्रवेश करने का प्रारंभ किया, जब वहाँ पर प्रयास किया कि अब हम दक्षिणापथ पर भी शासन करेंगे, इस पर भी आक्रमण करेंगे, तो वहाँ पर वो मात खा गए और यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर इनको बुरी तरह परास्त किया। तो नर्मदा नदी से ये आगे बढ़ ही नहीं पाए और फिर ये उत्तरापथ तक ही सीमित रहे, उत्तरापथ में ही इन्होंने शासन किया था। तो दक्षिणापथी आगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने, और पुलकेशिन द्वितीय दक्षिणापतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये था आज का हमारा सेशन। आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।